तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का L2 टॉपिक, मतलब कि पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 का वीडियो करीब 1 घंटे 6 मिनट का है। 1 घंटे 6 मिनट अप्रॉक्सीमेट 42 सेकेंड का वीडियो है। वो पार्ट 1 वीडियो चैनल पर अपलोड है। इसके पहले वाला वीडियो पार्ट 1 है। यदि आपको नहीं मिल रहा तो आप लोग जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे पहला वीडियो देखिए। इसके बाद ये है L1, ये है L2 यानी कि लेक्चर नंबर 2। तो देखिए वहाँ तक हम लोगों ने जनसंख्या के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गर्भपात है यानी कि नहीं गर्भधारण है, गर्भधारण की विधियाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वहाँ पे हमने 4 मेथड पढ़े थे। पहला अस्थायी विधियाँ, दूसरा स्थायी विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ, बैरियर विधियाँ। तो वहाँ पे हमने प्राकृतिक और बैरियर विधियाँ बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और मैं आपको लिखवा भी दिया हूँ, आप नोट्स भी साथ में बनाते हुए चलिए। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे गर्भ निरोधक यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की स्थायी विधियाँ। किसकी? गर्भ निरोधक की स्थायी विधियाँ, गर्भ निरोधक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अस्थायी विधियाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। गर्भ निरोधक की अस्थायी विधियाँ। थोड़ा कमेंट करिए आप लोग, ये बताइए इसमें से कितने लड़के नए हैं। नए लड़के बहुत ढेर सारा कमेंट करें, ठीक है। तो देखिए गर्भ निरोधक की अस्थायी विधियाँ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उसमें सबसे पहले एक चीज़ आता है, उसको हम लोग बोलते हैं IUD। क्या होता है? गर्भ निरोधक की अस्थायी विधियाँ में हम लोग पढ़ते हैं IUD। IUD का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होती हैं? IUD अस्थायी विधियाँ किस में प्रयुक्त की जाती हैं? IUDs ये की जाती हैं महिलाओं में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए हमारा गर्भाशय है ना। ये देखिए अब यहाँ पे योनि जो होता है, ठीक है, योनि के माध्यम से सर्विक्स से होते हुए गर्भाशय में IUD रख दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं IUD, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये होती हैं IUD, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। तो देखिए बच्चे, मैं आपको पहले बता दूं कि यदि आपने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है ना जनन स्वास्थ्य का, तो उसको देख लीजिए। यदि उसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उनके भी वीडियोस इसी चैनल पर पड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, बायोमन चैनल पर जाना है, उसके बाद प्लेलिस्ट देखना है। प्लेलिस्ट पे क्लास 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट होगी और वहीं पर आप लोग सारे वीडियोज़ देख सकते हो। वहीं पर सारे वीडियोज़ आपको मतलब कि मिल भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं भैया गर्भ निरोधक है ना, इसके पहले जब हमने पहला लेक्चर लिया था बिल्कुल बेसिक से लिया था, आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे ना पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अस्थायी विधियाँ। ये पहली नंबर 1 थी अस्थायी विधियाँ। अस्थायी विधियाँ आप हेडिंग डालेंगे, वहाँ पर लिखेंगे IUD यानी कि अंतः गर्भाशयी युक्ति, ठीक है। वहाँ पे मैं बताया था आपको, मैं हिंदी से भी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश से भी पढ़ाऊंगा, यानी कि CBSE वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और UP बोर्ड वाले भी बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले, ठीक है। तो देखिए IUD क्या होता है? अंतः यूट्राइन डिवाइस, इसको हम लोग बोलते हैं अंतः गर्भाशयी युक्ति, अंतः गर्भाशयी युक्ति। तो देखिए ये जो IUD है, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, यूट्राइन का मतलब होता है गर्भाशय, डिवाइसेस का मतलब होता है युक्ति है। तो मतलब यूट्रस के अंदर ये क्या होता है? ये हमारा भाग क्या होता है? ये भाग होता है हमारा गर्भाशय। आप लोग मानव जनन में पढ़ चुके हैं यूटेरस। अच्छा आप लोग बताइए कि जब ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज होके कहाँ पे रख जाता है, फर्टिलाइज होके कहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, और ये बताइए कि जब ओवम निकलता है तो उसको फैलोपियन नलिका में कौन ले जाता है? ओवम के पास तो पैर नहीं होते, स्पर्म के पास पैर होते हैं। तो जब ओवम के पास पैर नहीं होते तो ओवम को फैलोपियन नलिका में कौन ले जाता है? आप लोग, ये क्वेश्चन है आपसे, बताइए, ठीक है। तो अब आप लोग इतना लिखेंगे, अस्थायी विधियाँ में अंतः गर्भाशयी युक्ति है। इसके बाद लिखेंगे कि अंतः गर्भाशयी युक्ति डॉक्टरों व अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाया जाता है। ये क्या है आपका? ये है योनि मार्ग।
योनि मार्ग से क्या किया जाता है, गर्भाशय में इसको लगाया जाता है, ठीक है। और ये अंतरा यूट्राइन डिवाइस, ये जो आईयूडी है ये क्या कितने प्रकार की होती हैं, ये मेनी टाइप्स की होती हैं, ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो आप लोग लिखेंगे कि अंतः गर्भाशय युक्ति विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिनमें से नंबर 1 हम लोग देखेंगे वो होती है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। थोड़ा सा मैं उस मार्कर में इंक डाल लूँ, ठीक है। तो चल बताइए कि हमारे इसमें अभी इस लेक्चर में हमारे नए बच्चे कौन हैं भैया बताइए। एक हमारे सब्सक्राइबर्स हैं पाल अंशुमान करके, ठीक है। उन्होंने भैया बोला था कि लेक्चर में हमारा नाम ले लीजिएगा, है ना। तो लीजिए भैया, ले लिए नाम पाल अंशुमान, है ना। देखिए आप लोग जिस मकसद से हैं कि अभी आपका मकसद है पढ़ाई करना, ठीक है, तो आप वो करिए। और बाद में यार जितनी भी चीज़ें खराब चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, वो सब करिएगा ना। लेकिन जो अभी का मकसद है उसे थोड़ी नहीं छोड़ सकते हैं आप। और अगर उसे छोड़ेंगे तो भैया आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी। तो आप, है ना, तो आप खुद ही उस चीज़ के लिए समझ सकते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है या फिर आपको अपनी लाइफ बनानी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली आईयूडी आती है जिसको हम लोग जानते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। देखिए मेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, मेडिसिन होती है। नॉन का मतलब क्या होता है, नहीं। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का क्या मतलब होता है, अब आप लोग बताइए मुझे। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का मतलब होता है औषधि रहित आईयूडी। क्या है, औषधि रहित, कि जिसमें कोई भी औषधि ना हो, औषधि रहित आईयूडी, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया कोई नॉन मेडिकेटेड औषधि की वो बताओ, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल दो। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल है लिपेलूप। क्या है, लिपेश लूप, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, औषधि रहित आईयूडी होती है जैसे कि लिप्पे लूप। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। क्या होता है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। अब कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का मतलब क्या होता है, तांबा मोचक आईयूडी, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी यानी कि तांबा मोचक आईयूडी, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, जो नोट्स वहाँ तक अभी आप लोग पिछले वीडियो तक बनाए थे, यहाँ पे आप लोगों को अलग नोट्स बनानी है, ठीक है। उसी में मतलब उसी के आगे लिखिए। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अस्थायी विधियाँ के बारे में समझाइए। तो जब अस्थायी विधियाँ के बारे में समझाइए तो आप लोग ये सारी चीज़ें बताएंगे, फिर डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कॉपर रिलीजिंग आईयूडी यानी कि तांबा मोचक आईयूडी। रिलीजिंग का मतलब क्या होता है, रिलीज करना। क्या रिलीज करना, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी यानी कि कॉपर रिलीज करने वाली आईयूडी होती है। और कॉपर रिलीज करने वाली आईयूडी को हम लोग बोलते हैं Cu कॉपर टी, और बोलते हैं कॉपर 7। और ये दूसरी होती है मल्टीलोड 375। याद करिए मेरे साथ कि जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ऐसी आईयूडी जो कॉपर रिलीज करेंगी वो क्या होंगी, पहली तो होगी कॉपर टी। आप लोग देख लीजिएगा जो आईयूडी लगती है वहाँ पे कॉपर टी लगती है कभी कभी। जब आपके आसपास कहीं पे कोई लगवाया हो तो आप लोग बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, मल्टीलोड 375 हो गया। तो पहला हमने पढ़ा नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। इसके बाद हमने पढ़ा भैया तांबा मोचक आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, जिसके नाम को हम जिस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। उसके बाद देखिए औषधि रहित एक में औषधि है। तो तीसरा नंबर की हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी। क्या होती है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अब भैया जब आप लोग हिंदी वाले लड़के हैं ना, इंग्लिश भी पढ़ें ताकि क्रैक कर सके ना आगे, क्योंकि जब आगे आप लोग नीट की तैयारी करेंगे ना तो ये सब चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट। मैं आपको बता दूं कि जब मैं भी नीट की तैयारी किया था यही सब चीज़ें मुझसे पूछी गई थी, यही सब चीज़ें हमने पढ़ा था।
और मैं आपको इतना मतलब भद्दा सा कोई कंटेंट नहीं देता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल प्रोफेशनली कमेंट, ठीक है, प्रोफेशनली मतलब कंटेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी का मतलब होता है हार्मोन्स मोचक आईयूडी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? हार्मोन्स मोचक आईयूडी। अब देखिए हार्मोन्स रिलीजिंग मतलब कि ऐसी आईयूडी जो हार्मोन्स का रिलीज करे, हार्मोन्स को बाहर निकाले, उसको बोलते हैं आईयूडी। कुछ ऐसी होती है, ठीक है, जो हार्मोन्स को बाहर निकाले। अब देखिए हार्मोन्स को बाहर निकालने वाली आईयूडी क्या होती है? LNG-20 होती है। क्या होती है? LNG-20, ठीक है। हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी है, उसमें से आता है हम लोगों का LNG-20 और उसके बाद आता है आपका प्रोजेस्टासर्ट। कौन सी आईयूडी आती है? प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी में हम लोग याद करेंगे LNG-20, उसके बाद पढ़ेंगे प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा ये मीनिंग जो है ना डिफिकल्ट है। प्रोजेस्टासर्ट, तो देखिए भैया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको यहीं पर याद करना है आपको, कभी जीवन में आप नहीं भुला पाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप पढ़ेंगे आईयूडी क्या होती है? इंट्रायूट्राइन डिवाइस, अंतः गर्भाशय युक्ति होती है, गर्भाशय में इनको फिट कर दिया जाता है। आईयूडी को फिट करने के बाद क्या होता है? सबसे पहले ये समझ लीजिए आईयूडी क्या होते हैं। आईयूडी इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। कहाँ पे लिखूँ इसको मैं? यहीं पे लिख देता हूँ, लिख लीजिएगा नीचे इसके। आईयूडी इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। जब आईयूडी अंदर लग जाती है तो यहाँ से जब स्पर्म जाता है तो फेगोसाइटोसिस कर लेती है, मतलब स्पर्म को मार देती हैं, स्पर्म को है ना खा जाती हैं, स्पर्म का कुछ भी खराब कर देती है, जिसके कारण से स्पर्म खराब हो जाता है। और जब स्पर्म खराब हो जाएगा तो क्या होगा? बच्चे नहीं पैदा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्पर्म यहाँ से अच्छा गया है लेकिन वहाँ पे आईयूडी ने खराब कर दिया है। तो आईयूडी क्या करती है? आईयूडी इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, मतलब जो स्पर्म का होता है उसको फेगोसाइट कर लेती है, उसको सबको खा लेती है, ठीक है। तो अब आगे मेरे साथ याद करिए आप लोग, 1 मिनट। ठीक है, अब याद करिए मेरे साथ आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इसके बाद आईयूडी क्या होती है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होती है, पहला एक। नंबर 2 होती है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। नंबर 3 होती है हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी। सबसे पहले जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी आप लोग याद करिए लिप्पे लूप, और लिप्पे लूप हमारे इंडिया में बहुत चलता है ना, मतलब कि नॉन मेडिकेटेड है ये, इसमें कोई औषधि नहीं रहती ज़्यादा, ये कोई भी नुकसान नहीं करता है। और जो आईयूडी है ना, इनको किससे लगवाना चाहिए? डॉक्टर्स से या एक्सपर्ट नर्सों से। और अगर एक्सपर्ट नर्सें इसे नहीं लगा पाई तो आप समझ सकते हैं कहाँ से कहाँ जा सकता है, खराब भी हो सकता है, आपका यूट्रस गर्भाशय पूरा चीड़ भी सकता है, ठीक है। तो देखिए नॉन मेडिकेटेड में आप याद कर लीजिए हमेशा लिप्पे लूप बोलिएगा। और कॉपर रिलीजिंग में देखिए, ये तो कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी हो गया, याद हो गया, कॉपर 7 हो गया, याद हो गया, मल्टी लोड 375 हो गया। अब भैया कॉपर है, कॉपर में लोड रहता है कि नहीं? कॉपर में पंखा चलता है तो कॉपर में हर तरीके का लोड रहता है, तो मल्टी लोड 375 हो गया, ठीक है। अब देखिए हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी, यानी कि जो हार्मोन्स रिलीज करती हो, पहला हो गया LNG-20 हो गया, LNG-20 के बाद हो गया प्रोजेस्टासर्ट हो गया ये आईयूडी, ठीक है। तो आप लोग इसको तुरंत अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और देखिए इस आईयूडी को लगवाने से क्या होता है। लगवाने से पहली चीज आपने समझ गए कि भैया जो स्पर्म को छोड़ देगा, यानी कि ये अंडाणु ओवम तक नहीं मिलेगा, यानी कि मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा होगा लेकिन बच्चे नहीं पैदा होंगे। यदि आईयूडी सेट रहेगी तो मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा होगा लेकिन बच्चे नहीं पैदा होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि गर्भधारण से आप बच सकते हैं। इसका उपयोग गर्भधारण में देरी कर सकते हैं। आईयूडी कौन लोग लगवा सकते हैं कि जैसे सपोज दैट हमारी शादी हो गई है, एक बच्चा है और हमको दूसरे बच्चे के बीच में करीब 3-4 साल का गैप चाहिए,
कि भैया एक बच्चे को अभी हम लोग सही से सेटल करेंगे, सही से मतलब अच्छा वो करेंगे, पालेंगे, वो करेंगे, है ना, बड़ा करेंगे जो भी है, इसके बाद उसको अच्छे कॉलेजेस में ले जाएंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बच्चे का प्लान करेंगे। तो 3-4 साल का अंतर है, तो उसमें हमने IUD सेट करवा दिया और जब मन हुआ तब IUD हमने जाके निकलवा दिया, बात खत्म हो गई, है ना। ये होता है अस्थायी विधियाँ, है ना भैया। अगर परमानेंट होती तो एक बार लगवा देते, पूरी ज़िंदगी के लिए फुर्सत हो जाते, है ना। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि गर्भधारण में देरी हो सकती है, इसमें कभी भी आप गर्भधारण करवा सकते हैं इसको निकलवाने के बाद, ठीक है। और बच्चों के जन्म में अंतराल हो सकता है, ठीक है, कि जैसे सपोज दैट अभी आपको एक बच्चा नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, ठीक है, तो आप लोग उसको बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट आ गया कि गर्भ निरोधक की स्थायी विधियाँ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए पहले लेक्चर कितने बच्चों ने देखा है हमारा। और आप लोग जितने लोग देख रहे हैं ना, ऐसे नहीं देखना है भैया, वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए यदि कंटेंट अच्छा है तो, और अगर नहीं अच्छा तो भैया मत करिए, हम तो नहीं कहते। लेकिन आप लोग बायो अमन से पढ़ रहे हैं तो यार बायो अमन का सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बायो अमन अभी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हुई नहीं है, ठीक है, तो बायो अमन को एक बड़ी मल्टी लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी आप लोगों को ही, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा अस्थायी विधियाँ, बैरियर विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ, अब लास्ट में बच रहा है स्थायी विधियाँ। क्या हुआ, गर्भ निरोधक की स्थायी विधियाँ, ठीक है। अब गर्भ निरोधक की स्थायी विधियां में हम लोग क्या पढ़ेंगे। स्थायी विधियां सिर्फ 2 होती हैं भैया, 2 कौन कौन सी होती है, पहले लेक्चर में आपको बताया था। इस स्थायी विधियां को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शल्य क्रिया विधियां, सर्जिकल मेथड। क्या होता है, शल्य क्रिया विधियां, शल्य क्रिया विधियां यानी कि सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। स्थायी विधियां को हम लोग शल्य क्रिया विधियां या फिर सर्जिकल मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। और इस विधि को हम लोग बोलते हैं बध्यकरण। अब आप लोग बध्यकरण का मतलब जानते हैं क्या होता है। बध्यकरण यानी कि बधियाकरण, बोलते हैं ना कि भैया तेरा तो बधियाकरण हो गया, है ना। वहां पे अगर कुछ ऐसा कुछ करेगा तो वहां पे तेरा बधियाकरण हो जाएगा। बधियाकरण मतलब जानते क्या होता है। बधियाकरण मतलब ये होता है कि जो मेल के अंदर या फीमेल के अंदर जो मतलब कि स्पर्म और ओवम बन रहे हैं, जो गैमीट बन रहे हैं, उन गैमीट को रोक देना, उन गैमीट को आपस में न मिलने देना, उन गैमीट को किसी भी तरह बनने से रोक देना, निकलने ना देना, उसको हम लोग बोलते हैं बधियाकरण, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है सर्जिकल मेथड में, पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष में सर्जिकल मेथड में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुरुष नसबंदी, हिंदी में जानते हैं, ठीक है। और सरकार ने पुरुष नसबंदी करवाने के लिए बहुत मतलब कि बहुत पैसे खर्चा की थी, लोगों को बताया था भैया आ जाओ पुरुष नसबंदी करवा जाओ, 5,000 रुपये ले जाओ। बताइए सरकार का क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं, 1 रुपये का फ़ायदा नहीं सरकार का। और तुम्हारा क्या फ़ायदा है, तुम्हारा भैया चाचा ये फ़ायदा है कि पहले तो 50 बच्चे नहीं होंगे, 15-20 बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे, जिससे कुपोषण के लौंडे शिकार नहीं होंगे। रहने के लिए छोटा सा घर होगा, उसमें सारे बच्चे सेट रहेंगे। 2-3 बच्चे होंगे तो, अगर 5 बच्चे 10 बच्चे हो गए तो कहाँ रखोगे उनको, खाने की कमी हो जाएगी, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाओगे। इसलिए सरकार ने क्या किया, आजा बेटा तेरी नसबंदी कर देते हैं, है ना। तो देखिए पुरुष नसबंदी को हम लोग बोलते हैं वैसेक्टॉमी। क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी, ठीक है। और वैसेक्टॉमी को हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहक उच्छेदन। क्या बोलते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग हिंदी वाले, शुक्रवाहक उच्छेदन। अब भैया देखो ये चचा हमको मिल गए, इन चचा को हमने किया पुरुष नसबंदी कर दिया। पुरुष नसबंदी आप लोगों को बनता है जहाँ पे गैमीट बनते हैं, गैमीट को बनने से रोकना होता है। अब गैमीट पुरुष में कहाँ पे बनते हैं आपको पता है, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर कहाँ पे बनते हैं, टेस्टिस के अंदर होती है टेस्टिकुलर लॉब्यूल होती हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होती हैं। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर कहाँ पे बनती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब देखिए टेस्टिस के अंदर गैमीट, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर गैमीट्स बनते हैं। सपोज दैट ये हमने मान लिया टेस्टिस है, ये एक टेस्टिस है और ये दूसरा टेस्टिस है।
इस टेस्टिस से बना टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर स्पर्म बना, वो टेस्टिस के अंदर है। अब ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल का जो स्पर्म है वो जब टेस्टिस से बाहर निकलेगा तो वो कहाँ से निकल के जाएगा, वो जाएगा वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में। तो समझिएगा यहाँ पे ये अंडाणु है, ये देखिए। अब यहाँ पे इसको हमने बोला, क्या बोला, इसको हमने बोला वास डिफरेंस। तो पुरुष नसबंदी यानी कि वैसेक्टॉमी में क्या किया जाता है, वैसेक्टॉमी में किया जाता है वास डिफरेंस को ऐसे काटा जाता है और वास डिफरेंस को ऐसे काट दिया जाता है। इसके बाद इन्हीं वास डिफरेंस को आपस में बांध दिया जाता है। जब भैया इनको काट के आपस में अलग अलग बांध देंगे तो स्पर्म तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ से यहाँ भी जाएगा, लेकिन इसके आगे नहीं जा पाएगा, इसके आगे इसकी एंट्री नहीं होगी। जब इसके आगे इसकी एंट्री नहीं होगी तो क्या होगा, इसका सीमेन तो बाहर निकलेगा। सीमेन यानी कि जो हम लोग वीर्य बोलते हैं, है ना, सीमेन, सीमेन बाहर निकलेगा, लेकिन सीमेन में क्या नहीं होंगे, सीमेन में स्पर्म नहीं होंगे। तो भैया जब स्पर्म नहीं होंगे तो ओवम से मिलेगा नहीं, तो बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा। ये हुआ नसबंदी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पुरुष नसबंदी में क्या किया जाता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड का मिटा रहा हूँ, साइड का ही मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। ये तो समझाने के लिए आपको बता दिया था, इतना डीप चला गया था, बाकी ये सब नीट लेवल का है, ठीक है। तो देखिए वैसेक्टॉमी में क्या किया जाता है, वास डिफरेंस। अब आप इसमें लिखेंगे कट द वास डिफरेंस। वैसेक्टॉमी पुरुष नसबंदी में क्या किया जाता है, शुक्रवाह को छेदन, वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है, जिसमें से सेक्सुअल एक्टिविटी सारी होती है, सेक्स संबंध वो सारे बना सकता है, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं निकलेंगे। सीमेन भी उसका निकलेगा लेकिन स्पर्म नहीं निकलेंगे। अब तो भैया कुछ ऐसी ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं कि उनको इधर ही लगा देंगे, ठीक है, और इसमें ऐसे बटन होती है कि आप जब मन चाहो ऐसे हाथ लगाओ, बटन दबा दो, स्पर्म आना शुरू, सीमेन के साथ स्पर्म आएंगे, लेकिन बटन ऑफ कर दो तो क्या होगा, स्पर्म आएंगे ही नहीं। ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं अब सेकंड नंबर होती है अगर हम लोग किसी महिला को देखते हैं, है ना, अब महिला के भी चित्र बना देते हैं। नहीं आप लोग भाई वो कर दोगे ना कि पुरुष का बना देते हो तो महिला का नहीं बनाते हो, बिल्कुल बनाएंगे यार, है ना। तो देखिए ये है चाची और ये है चाचा, ठीक है। देखिए महिला नसबंदी को, महिला को हम लोग बोलते हैं महिला नसबंदी, ठीक है, महिला नसबंदी। महिला नसबंदी को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी को हम लोग बोलते हैं नलिका उच्छेदन। क्या होता है, नलिका उच्छेदन, ठीक है। अब देखिए फीमेल में क्या होता है, अभी आप लोगों ने देखा ये है अंडाणु, अंडाणु जाएगा फैलोपियन नलिका में, ठीक है। ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, दो फैलोपियन ट्यूब होती है। अंडाणु फैलोपियन नलिका में जाएगा। अब फैलोपियन नलिका में जाने के बाद अंडाणु क्या करेगा, शुक्राणु का इंतजार करेगा। तो ट्यूबेक्टॉमीज में क्या किया जाता है कि भैया यदि हम फैलोपियन ट्यूब को ही काट देते हैं तो क्या होगा, अंडाणु बाहर ही नहीं निकल पाएगा और शुक्राणु से मिल भी नहीं पाएगा। तो सब लोग समझे, वैज्ञानिक लोग, अच्छा चाचा ठीक है यार फैलोपियन ट्यूब को काट दो। तो ये देखिए काट दिया गया, ये देखिए ऐसे ही काटा जाता है, हाथ लगा के इसे काट दिया जाता है ना। गधे हो क्या, ऐसे काटेंगे क्या, चाकू से काटेंगे। बे यार चाकू से नहीं, सर्जिकल मेथड से डॉक्टर लेटाएगा ऐसे, फिर बेहोश करेगा, फिर उसको सर्जिकल मेथड से काटेगा, है ना। ऐसे थोड़ी नहीं भैया लड़की गए चक्कू, ऐसे चक्कू लिया है, ऐसे इसे काट दिया, धागे से लपेट के बांध दिया, जाओ बेटा घर जाओ, जाओ तुम्हारी नसबंदी हो गई, हो गई। इसे बताना होगा ना बहुत ख़राब चीज़ है। क्या ख़राब चीज़ है इसमें, ख़राब क्या है बताओ। चले तुम भी उसी चीज़ से पैदा हुए हो, उसी चीज़ से तुम भी पले बड़े हो, है ना। तो उसमें ख़राब क्या है, दुनिया पली बड़ी है। ऐसा तो है नहीं कि भैया इसी फैलोपियन ट्यूब, इसी गर्भाशय से तुम ही बस पले हो, तुम ही बस बाहर निकल के, और तो कोई निकला नहीं चला, है ना। और तो बाथरूम में बन गए थे, किचन में बन गए थे सब। तो भैया सभी लोग इधर से बने, तो काहे इसका वो करते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र ना होता तो क्या लड़के पैदा हो पाते, क्या आप लोग आ पाते, क्या मैं आ पाता, बिल्कुल नहीं आता कभी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दबाव किस बात का कि भैया वो दिन चल रहे हैं, अच्छा अचार नहीं छूने को, है ना, घर के वहाँ पे नहीं जाने को। यहाँ तक कि कुछ जगह हैं, प्लेसेस हैं, वहाँ पे मना कर दिया जाता है कि अगर आपका मासिक चक्र या माहवारी चल रही हो तो आप इसके अंदर प्रवेश वर्जित है। बताइए
क्या मतलब होता है इसका? इसका यही मतलब होता है कि हम लोग अभी भी अज्ञान है, इतना नॉलेज होने के बाद भी हम लोग अभी भी अज्ञान है। ठीक है, तो देखिए है ना, अरे ठीक है यार, देखो सब चीज़ों के बारे में समझना चाहिए, ठीक है, सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमारा हक है और पढ़ना हमारी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है हमारी पढ़ना, हमको पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए महिला नसबंदी में क्या किया जाता है? ट्यूबेक्टॉमी किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नलिका उच्छेदन, यानी कि फैलोपियन ट्यूब को कट करके आपस में बांध दिया। ये देखिए फैलोपियन ट्यूब भैया कट हुई और ये बंध गई। अब जब फैलोपियन ट्यूब कट हुई बंद गई तो क्या होगा? शुक्राणु ओवम निकलेगा लेकिन यहाँ तक जाएगा और शुक्राणु आएगा इधर, इससे लड़ जाएगा, ऐसे आएगा भड़ाक से लड़ जाएगा, थोड़ी दिन रहेगा ऐसे फिर मर जाएगा उधर ही, है ना। और ओवम ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा फिर से भड़ाक से लड़ जाएगा। अरे बोल ये तो क्या दीवार आ गई क्या? अच्छा ओ, फिर उधर खड़ा रहेगा, अच्छा शुक्राणु चाचा आ रहे होंगे। अब जब भैया स्पर्म आया नहीं तो ओवम मिला नहीं, खराब, सब खराब, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर गई। ठीक है, तो देखिए महिला नसबंदी में क्या करते हैं? महिला नसबंदी में करते हैं कट द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये हुआ महिला नसबंदी। ठीक है, इस फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं? वास डिफरेंस को कट कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? बताइए, इतना किसके नहीं समझ में आया? जल्दी नीचे कमेंट करिए। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु के अगले वाले हिस्से में क्या भरा होता है? स्पर्म के अगले वाले भाग में क्या होता है? जल्दी बताइए, आपसे क्वेश्चन बायोअमन पूछ रहे हैं। देखिए हमारा एक दूसरा चैनल है और उस चैनल का नाम है बायोअमन मोटिवेशन। ठीक है, तो उस चैनल पर आप लोग जा करके वीडियोस को देख लीजिएगा। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बायोअमन 123, तो आप लोग बायोअमन 123 पर भी जाइए। और इंस्टाग्राम में बहुत अच्छा सा कंटेंट हम लोग लाते हैं, हमारी टेक्निकल टीम जो है वो पूरा सपोर्ट करते हैं इंस्टाग्राम में, वहाँ पे भी हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट लाते हैं, तो आप लोग जाइए देखिएगा। और बायोअमन मोटिवेशन, इन दोनों की जो लिंक है ना वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कह देंगे, टेक्निकल टीम से वो लोग दे देंगे, और जहाँ तक है देते हैं। ठीक है, तो बताइए इतना समझ में आया ना? तो इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मिटा दें इसको। अच्छा, आप लोग ये समझ रहे हैं कि भैया ट्यूबेक्टॉमी वैसेक्टॉमी क्यों किया जाता है? आप लोगों को पता है, काट दिया, इसका मतलब काटना नहीं होता हाँ, मतलब काटना तो होता है, काट तो देते ही हैं, लेकिन क्या और पता है? और इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद ये था कि भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, और जब जनसंख्या वृद्धि हो रही थी ना, तो वहाँ पे क्या होता था? देखा जाता था कि लोग बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, तो उनके लिए जो खाने पीने का जो ये सब सारी चीज़ों का प्रबंध था वो कम हो रहा था। और जब इन सारी चीज़ों का प्रबंध हमारे यहाँ पे कम होगा तो क्या होगा? बच्चे कुपोषण का शिकार होंगे, सभी बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, इसलिए क्या होता था? और बहुत ज़्यादा क्राइम वगैरह बढ़ता था। लेक्चर 1 में बहुत अच्छे से बताया हूँ और बहुत अच्छे से गजब का तुम लोगों को समझाया हूँ। अब तुम लोग मक्कारी करो तो मैं नहीं जानता हूँ, है ना। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं MTP, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे MTP। MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, देखो कितना अच्छा लिख रहा हूँ, बताइए मेरी हैंड राइटिंग अच्छी कि नहीं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे चिकित्सीय सगर्भता समापन। भैया हिंदी तो गजब की है। ठीक है, लिख दे रहे हैं, है ना, हिंदी होती है चिकित्सीय सगर्भता समापन। अब देखिए भैया CBSE बोर्ड वालों की सबसे खास बात बता दूं, कोई नहीं बताएगा। CBSE बोर्ड वाले बेटा सिर्फ इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, अगर हिंदी में लिख लें तो नंबर काट दिए जाएंगे। और यूपी बोर्ड वालों के लिए ना बहुत अच्छा ऑप्शन, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ना, ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है
कि वो लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, है ना। किसी से बताना मत, तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई। अगर आप लोग पूछ लिया गया चिकित्सा सगर्भता समापन क्या है, तो आप लोग सीधे लिख लिए MTP, इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। 80 पेज का बना के लिख दो, एग्जाम में शर्मा जाएगा, ओ ऐसा इतना लिखा, पूरे नंबर दे देते इसको, ठीक है। तो देखिए MTP क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है, चिकित्सीय सगर्भता समापन, यानी कि होता है प्रेरित गर्भपात के नाम से हम लोग इसको भी जानते हैं, ठीक है। प्रेरित गर्भपात। और आप लोग एक कॉमन वर्ड सुने होंगे एबॉर्शन, ठीक है। ये एबॉर्शन आप लोग सुने होंगे कि भैया है ना बच्चा हो गया उसको एबॉर्शन करवा दो, ठीक है। अगर है ना 2 लड़कियां हमारे पास हैं, तीसरी लड़की फिर से पैदा हो गई, हम लोगों को पता चल गया भैया 3 महीने बाद कि पेट में बच्चा है, तो उसका एबॉर्शन करवा दो, हमें नहीं चाहिए, उसका एबॉर्शन करा दो, ठीक है। तो देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, थोड़ा सा इसके पहले बता दूं मैं कि एक टाइम था, है ना, एक टाइम क्या था कि हरियाणा और राजस्थान में एक टाइम ऐसा था कि हरियाणा और राजस्थान में क्या होता था कि जो पेट में लड़कियां होती थी, गर्भ में जो लड़कियां होती थी, उनको गर्भ में ही मार दिया जाता था, उनका एबॉर्शन करवा दिया जाता था। अब क्यों करवा दिया जाता था, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की तरफ क्या होता था पहले, है ना, इतनी ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती थी लड़कियों को, और प्राथमिकता देने के बाद भी, है ना, उन लोगों का जैसे, है ना, सेक्सुअल एब्यूज़ होता था, सेक्सुअल क्राइम होता था, है ना, शोषण होता था उन लोगों का। तो कोई भी नहीं चाहता था भैया, जैसे आप लोग समझिए आपके आसपास अगर, है ना, लड़कियों की बहुत ढेर सारी बेइज्जती हो, ठीक है, आए दिन रेप हो रहे हो, तो क्या आप लोग चाहेंगे कि मेरे भी लड़की पैदा हो जाए? बताइए, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे आप कि भैया आज उसकी लड़की के साथ हो रहा है, कल मेरी भी लड़की के साथ होगा, इसलिए मैं लड़की ही ना पैदा करूँ। यदि लौंडा है तो पैदा कर लो, बाहर निकाल लो साले को, और यदि लड़की है तो उसको मार दो उसी में। तो एक टाइम था बच्चों, इसका क्रेज़ आ गया था एबॉर्शन का। लोग ऐसे चेक करवाते थे, अच्छा लड़की है मार दो। क्यों? क्योंकि भैया उसकी शादी के लिए, उसके खर्चे के लिए, जब वो बाहर जाएगी उसको 4 लड़के छेड़ेंगे, उसके लिए, है ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं थी, इसलिए क्या होता था, इसलिए एबॉर्शन होता था, ढेर सारा एबॉर्शन। पता लगे बहुत करोड़ों बच्चों को मार दिया जाता था। फिर क्या किया, जब भैया ये बात असेंबली में पहुंची, सब लोगों को पहुंची, तो हेल्थ केयर सिस्टम ने, सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लगा दिया। उस एक्ट का नाम है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। और ये एक्ट 1971 में लगा। कब लगा? MTP का जो एक्ट था वो 1971 में लगा। और जबकि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और इधर भी होता था, लेकिन थोड़ा सा कम होता था, रेयर होता था, ठीक है, लेकिन उधर तो बहुत ज़्यादा, हर घर में यही। अब ये बताइए, लौंडे हर जगह पैदा हो जाएंगे तो क्या शादी लौंडे से करेंगे? बताइए, यदि हर घर में हर बाप को लौंडा ही चाहिए, हर माँ को लौंडा ही चाहिए, तो शादी क्या लड़कियों से नहीं करेंगे? शादी क्या लौंडे से करवा देंगे? उसकी बाद में नहीं करवा पाएंगे ना। तो फिर तो भैया ऐसे भी हो सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के पहले जब लड़कियों को मार दिया जाता था तो भैया हर घर में लौंडे। अब शादी किससे करने जाओगे बे, ये बताओ पहले। या तो ऐसे कर लो, एक से कर लो, 5 लोग उसे में निपट लो, ऐसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो फिर भैया लड़कियों की कमी होने लगी, है ना। तो यार बहुत मतलब दुखद घटना थी उस समय की, ठीक है, 1971 से पहले की। जब 1971 में ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आया, प्रेगनेंसी का एक्ट आ गया, तो इसमें बोल दिया गया कि आप ऐसे एबॉर्शन नहीं करवा सकते हैं, आप ऐसे एबॉर्शन बिल्कुल भी नहीं करवा सकते हैं। यदि आपका बच्चा कुछ खराब है, ये है वो है, तभी करवा सकते हैं। क्या आप सोचे चाचा मना गया आपका, एबॉर्शन करवा दो, ठीक है, ऐसे नहीं। यदि बच्चा पैदा हो गया तब वो समझो सरकार का हो गया, 9 महीने के बाद ही तुम्हारा होगा, ठीक है। तो देखिए, इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि गर्भपात को 1971 में लाया गया। आप लोग लिखेंगे चिकित्सीय सगर्भता समापन का एक्ट 1971 में सरकार ने इसको अडॉप्ट किया, सरकार ने इसको लगाया, पूरे भारतवर्ष में चालू किया। इसके बाद देखिए कि इस MTP को कब किया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कब किया जाता है? जैसे आज निषेचन हुआ, शुक्राणु और अंडाणु आपस में आज मिल गए, 1 डे, ठीक है, शुक्राणु अंडाणु आपस में मिले, निषेचन हो गया।
अब इस MTP को कब करना लाभदायक है? तो 12 सप्ताह तक, 12 सप्ताह के बीच में इसको हम लोग करा सकते हैं। यदि 12 सप्ताह तक भी पहुंच गया है तो भी करा सकते हैं, क्योंकि ये 12 सप्ताह तक क्या है, 12 सप्ताह तक सुरक्षित मानी जाती है, 12 सप्ताह तक सुरक्षित मानी जाती है। ठीक है, 12 सप्ताह तक, यदि बच्चा 12 सप्ताह तक हो गया है, पता चल जाता है यार एक महीने में, ठीक है, 12 सप्ताह का यदि बच्चा हो गया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, MTP करवा सकते हैं, क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित मानी जाती है। और यदि 12 सप्ताह के बाद आप लोग चले गए, 13 सप्ताह चले गए और कुछ चले गए, तो क्या होता है, वो घातक होती है। घातक किसके लिए होती है, माँ के लिए, यानी कि जो जिसके पेट में लड़का है उसके लिए घातक हो सकती है। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है रूडली, ये समझिए नीट का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्वेश्चन MCQ में पूछ लिया जाता है, एक्ट कब आया था, कब इसका एबॉर्शन करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि निषेचन के 12 सप्ताह तक ही MTP सुरक्षित मानी जाती है, इसके बाद MTP सुरक्षित नहीं मानी जाती है, इसके बाद माँ के जान का खतरा रहता है, इसलिए MTP को सुरक्षित नहीं मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया, इतना आप लोग लिखिए। अब आप लोग नीचे लिखिए कि भारत सरकार हो रहे दुरुपयोगों के कारण MTP पर रोक लगा दिया। ठीक है, क्या हुआ, भारत सरकार जब बच्चों को, है ना, बच्चों को हत्या कर देती थी, भ्रूण हत्या कर देती थी, तो उन्होंने क्या किया, इस पर रोक लगा दिया। भारत सरकार हो रहे दुरुपयोगों के कारण MTP एक्ट को लाया। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे कि अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्याओं, भेदभाव को रोकने के लिए ही MTP एक्ट को लाया गया। फिर से बोलता हूं कि लिखिए, नीचे हेडिंग डालेंगे MTP, उसके बाद लिखेंगे MTP एक्ट, इसके बाद ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे भारत सरकार हो रहे भ्रूण हत्याओं को, भेदभावों को रोकने के लिए MTP एक्ट 1971 में लाया गया, और अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या भेदभाव को रोकने के लिए MTP एक्ट लाया गया। ठीक है, अब देखिए, अब भैया सरकार ने बोल दिया कि तुम ऐसे ऐसे करवा सकते हो। अब भैया ये बताइए कि अगर किसी का बच्चा खराब हो, बचवा जो है वो समझिए, ये जब जैसे समझिए माँ के पेट में है बच्चा, ये है, ये यहाँ पे ये बचवा पैदा है छोटा सा। ठीक है, अब ये बचवा ही अगर खराब हो, बचवा का अगर समझो एक हाथ ही ना हो, तो क्या होगा, अब उसने बच्चे पैदा कर लिया, 12 सप्ताह हो गया, है ना, अब वो एबॉर्शन करवाना चाहती है तो नहीं होगा। कारण बताइए क्यों है, क्यों करवाना चाहती हैं आप? सरकार पूछेगी कारण बताओ, लिखा जाता है पूरा एक ही। अब आप लोग हॉस्पिटल में गए होंगे ना, वहाँ लिखा रहता है भ्रूण हत्या, है ना, MTP करवाना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानूनी अपराध है, इस वजह से अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है, हत्या वो वहाँ भी लग सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, तो जब इसमें कोई दिक्कत है, इस बचवे में कोई दिक्कत है, तभी आप MTP करवा सकते हैं। आपने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने चेक किया कि अच्छा आपका बच्चा का जो ब्रेन है, दिमाग है, वो कम विकसित हो रहा है, तो आप लोग क्या करिए, MTP करवा लीजिए, करवा सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए आप लोग हेडिंग डालिएगा, गर्भपात की परिस्थितियाँ, गर्भपात की परिस्थितियाँ, हेडिंग डालिए, मेरे चेहरे की तरफ मत देखिए, हेडिंग डालिए। क्या वो कॉपी लेके नहीं बैठेगा, ले लीजिए कॉपी, घर में ही तो होगी आपकी, हाँ घर में ही होगी बेटा। ठीक है, गर्भपात की परिस्थितियों में पहला परिस्थिति आता है बलात्कार। यदि किसी के साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, वहाँ पे क्या होगा, स्पर्म और ओवम मिल जाएगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे और उस लड़की की शादी नहीं होगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो लड़की कहाँ लेकर जाएगी उसे, इसलिए क्या किया जाता है, MTP करवा दिया जाता है। बलात्कार में, रेप केसेस में MTP करवा दिया जाता है। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, सीधे पुलिस आती है, वो आते हैं, सब हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब तो खैर वो आने लगा है, भैया केस कर दें, चलो इसी शादी करो, है ना, तो ऐसे जो होने लगा है। ठीक है, तो देखिए पहला केस हो गया बलात्कार में आप MTP करवा सकते हैं। इसके बाद गर्भ निरोधक युक्तियों के कार्य रोकने पर, यदि आपने कोई IUD सेट करवाई है, आपने भैया अपने अंदर समझो ये IUD सेट करवाई है, और उसके बाद भी आज सेट करवा के गए, 5-6 महीने बाद आपको प्रेगनेंसी ठहर गई, है ना, गर्भधारण हो गया, तो आप लोग क्या करेंगे भैया, बताएंगे कि हमने IUD सेट करवाई थी, इसके बाद भी गर्भधारण हो गया, आप हमारा एबॉर्शन कर दीजिए। फिर उसमें साइन वगैरह डॉक्टर आएंगे, 3-4 डॉक्टर मिलके, तब वो MTP आपका कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है शिशु और माता दोनों की जान को खतरा हो,
यदि कोई ऐसा बच्चा पल रहा है अंदर जिससे बड़ा होके भैया शिशु को भी खतरा है, बाद में कोई हाथ टूटा है या कोई पागल निकल जाएगा, ठीक है, और माता के भी जान को खतरा हो तो भी एमटीपी एबॉर्शन कर दिया जाता है। इसीलिए अल्ट्रासाउंड वगैरह करके सब चीज़ों देखते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा है शिशु अपंग या पागल हो। यदि शिशु अंदर से अपंग होगा या पागल होगा भैया तो बाहर जाके क्या करेगा, इसलिए उसको भ्रूण में ही मतलब जन्म लेते समय ही थोड़ी दिन बाद मार दिया जाता है, एबॉर्शन करके बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और देखिए जन्म शिशु को जन्मजात रोग के कारण, यदि ये बचवा है आपका एमनियोटिक फ्लूइड में भरा है ना, इसको कोई क्या है, इसको कोई जन्मजात रोग है, अगर इसके पिता को, इसके फादर को HIV था तो क्या होगा, बच्चे को भी HIV होगा। और जब बच्चे को HIV होगा भैया तो वो आगे जीकर क्या करेगा, HIV से लेकर के जिएगा 2-4 दिन, महीने भर, 2-4 महीने, 2-4 साल जिएगा, मर जाएगा। इसलिए उसको उसी में ही, गर्भ में ही मार दिया जाता है, ठीक है। जन्मजात रोग के कारण भी शिशु को मार दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा ठहर के चलिएगा, ठीक है। पानी वगैरह पी लीजिए, मैं भी लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं भी ऐसे थोड़ी ना हूँ कि मैं ऐसे बैठा ही हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आप लोग कभी सोचते होंगे ना कि अच्छा पेट के अंदर साला ये कैसे पता कर लेते कि इसके अंदर बच्चा है या बच्चिया है, लड़का है या लड़की है, लौंडा है या लौंडिया है है ना, बताइए कैसे पता कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, जब पेट के अंदर गर्भधारण होता है तो क्या होता है, ये स्पर्म और ओवम एक कवर में रहते हैं। अब जब कवर में रहेंगे तो ये बच्चा बनाएंगे तो एक कवर में रहते हैं, वहां पे उस कवर को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे प्लेसेंटा जिस माध्यम से जुड़ा रहता है, ठीक है, प्लेसेंटा, तो एक कवर में, एक पन्नी में बंद रहते हैं, ठीक है। कहां पे, जो फीटस होता है इसको हम लोग बोलते हैं फीटस। क्या होता है, फीटस। फीटस एक पन्नी में बंद रहता है और उस पन्नी के अंदर क्या होता है, उस पन्नी के अंदर पानी होता है और उस पानी को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में बंद रहता है कौन, फीटस। अब जब फीटस एमनियोटिक फ्लूइड में बंद रहता है तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर करता है, लगाता है एक इंजेक्शन। ये देखिए इंजेक्शन यहाँ पे लगाया और एमनियोटिक फ्लूइड को यहाँ पे ले लिया। अब जब पता है बचवा इसके अंदर है तो इसका डीएनए भी इसके अंदर होगा, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इसका डीएनए होगा, और जब इसका डीएनए होगा, क्रोमोसोम होगा, तो इसमें भी क्रोमोसोम आया और फिर इसको कहाँ पे ले जाते हैं, इसको फिर लैब में ले जाते हैं और क्रोमोसोम का परीक्षण कर लेते हैं। इसके डीएनए का जो है, जो भी इसमें डीएनए है मिला लेते हैं और बता देते हैं भैया ये बच्चा लड़का है या लड़की है। तो एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, फिर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डीएनए होता है या फिर होता है क्रोमोसोम, और फिर डीएनए या क्रोमोसोम को लैब में ले जाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको वो कर देते हैं। और इस पूरी क्रिया को हम लोग बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं अमीनोसेंटेसिस, ठीक है। इस पूरी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीनोसेंटेसिस, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। अब आप लोग जान लीजिए कि भैया इसको जो कवर्ड होता है ना, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड को ही निकालते हैं, ठीक है। और इस बाहर वाली लेयर को हम लोग बोल देंगे एमनियोटिक लेयर, ठीक है। चले आगे, देखिए यहाँ पे आप लोगों का समाप्त हो चुका है भैया, ठीक है। यहाँ पे जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना भी बताया हूँ उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को समाप्त होता है। अब यहाँ पे हम लोगों का 2 पॉइंट मेन बचा है, एक तो है STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और दूसरा है आपका ये बांझपन इनफर्टिलिटी के बारे में, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह के बारे में, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ और अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं, रेस बनाते हैं अपनी, है ना। और कुछ लड़कों की भैया डिमांड है ना, 1 शॉर्ट रिवीजन, 1 शॉर्ट वीडियो। पहले भैया लेक्चर तो पढ़ लो, पूरा लेक्चर कंप्लीट करो, अभी बहुत टाइम है, मैं पूरा लेक्चर आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। अभी इतना टाइम आप लोगों को खराब नहीं हुआ जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। पूरा लेक्चर हम लोग आपका कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक है यौन संचरित रोग। क्या है, यौन संचरित रोग, जिसको हम लोग बोलते हैं
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यौन संचरित रोग को हम लोग बोलते हैं बेटा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है कि जो ऐसी रोग, ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान हो जाती हैं, जब हम लोग सेक्स करते हैं। ठीक है, बुरा तो नहीं लग रहा भैया तुम लोगों को, सुनो ये आदत डालो। ठीक है, ठीक है, तो देखिए जब हम लोग सेक्स करते हैं तो वहाँ से कुछ ऐसी बीमारियाँ होती, कुछ फ्लूइड के माध्यम से टच हो जाती हैं और वो हमारे बॉडी में इंटर कर जाती हैं। जब वो बीमारियाँ इंटर करती हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, बीमारियाँ हो जाती हैं और ये बीमारियाँ बहुत घातक होती हैं, लोगों को मार भी देती हैं। आप लोगों को पता है HIV बहुत से लोगों को है, वही HIV का बंदा या लड़की है ना, HIV का वाहक, जिसके अंदर जैसे सपोज दैट किसी के अंदर HIV का वाहक है, जाके 5 लड़कियों के साथ संबंध बनाया, या 5 लड़की है 5 लड़कों के साथ संबंध बना लिया, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब नौटंकी जो होती है ना, होती रही। इसीलिए कहते हैं मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होना चाहिए, है ना, कि भाई आज इसके पास कल उसके पास, बिल्कुल नहीं। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। शादी तो एक से ही करोगे ना, है ना। तो इसलिए देखो, अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं इनको हम लोग STD के नाम से भी जानते हैं, STD या फिर STI। अब STD क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, याद रहेगा इतना। अब देखिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है कि ऐसे रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचरित होते हैं, ऐसे रोग या संक्रमण जो मैथुन क्रिया द्वारा संचरित होते हैं, जो मैथुन क्रिया द्वारा संचरित होते हैं, यौन संचरित रोग कहलाते हैं। ठीक है, STD यौन संचरित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं कि ऐसे रोग या ऐसे जो रोग होते हैं जो मैथुन की क्रिया के द्वारा संचरित होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन संचरित रोग। अब यौन संचरित रोग में हो गया, जैसे हो गया गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, HIV हो गया, HPV हो गया, ये सब घातक रोग होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल दे दूँ, हो गया HPV, HIV, ये सब घातक रोग हैं, वायरस से होने वाले बेटा, मार भी देते हैं, लोग मर भी जाते हैं इससे घसीट के। ठीक है, अब हो गया गोनोरिया, सिफिलिस, है ना, HPV। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर HIV यौन संचरित रोग को प्रारंभिक अवस्था में पता कर लिया जाए तो रोग का उपचार संभव है, वो ज़्यादा दिन तक जी सकता है। ठीक है, मतलब कि यौन संचरित रोग प्रारंभिक अवस्था में, यौन संचरित रोग प्रारंभिक अवस्था में उपचार संभव है। अब भैया HIV का जो है, HIV का उपचार प्रारंभिक अवस्था में नहीं संभव है, लेकिन HIV का वायरस अगर प्रारंभिक अवस्था में मिल जाता है तो वो आदमी ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकता है, उसको क्योर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सिफिलिस वगैरह, सिफिलिस छोटे मोटे रोग हैं, अगर प्रारंभिक अवस्था में पता चल गया तो इसका निवारण है, और अगर प्रारंभिक अवस्था में सिफिलिस का पता नहीं चला तो पता क्या होगा, तो बहुत घातक बना देगा ये। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक अवस्था में इसका पता चल गया तो भैया इसका उपचार संभव है, और नहीं तो इसीलिए कहते हैं 2-3-4 साल में अपना सारा जो खून का जांच है, शरीर का जांच है, वो करवा लेनी चाहिए। पहली जांच आप लोग 3-4 साल में करवाइए, उसको बोलते हैं CBC। इसके बाद आप लोग कराइए HIV, और तीसरी कराइए HBsAg, है ना। बस ये 3 जांचें आप लोग करवाइए। CBC में अधिकतर चीज़ें पता चल जाएंगी, HIV वो भी पता चल जाएगी, HBsAg हेपेटाइटिस होता है ये भी पता चल जाएगी, क्योंकि इस समय हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, और हेपेटाइटिस तो खैर क्यूरेबल है, इसको क्योर किया जा सकता है, लेकिन HIV क्यूरेबल नहीं है भैया, इसमें तो मर ही जाओगे। ठीक है, अब देखिए
संक्रमण, इस समय जो इंडिया में जो संक्रमण है वो लगभग किस एज ग्रुप के लोगों को है? इस समय का जो संक्रमण है बेटा वो 15 से 24 वर्ष की आयु में ज़्यादा संक्रमण है। 15 से 24 वर्ष की आयु, इसी आयु में क्या है, इसी आयु में ज़्यादा संक्रमण है। सबसे ज़्यादा संक्रमण इसी आयु में है, 15 से 24 वर्ष की आयु। अब आप लोग मुझे ये बताइए, 15 से 24 साल की आयु जिंदगी बनाने की होती है, और यही 15 से 24 साल की आयु क्या है, हमारे इंडिया का यूथ है, जो आगे चल के क्या करेगा, हमारे भारत को आगे ले जाएगा, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीवमेंट करेगा। और यहाँ पर लोग इसी एज ग्रुप में लोग 15 से 24 वर्ष की एज ग्रुप में लोग इसमें गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेक्स, इस मतलब इसी तरह के चक्कर में पड़े रहते हैं, सिर्फ इसी ग्रुप में 15 से 24 वर्ष की आयु के। बताइए, यही है हमारा इंडिया, यही है हमारा इंडिया। और आज हम लोग खुशी से कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा एलिजिबल है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं। किस हिसाब से माने जाते हैं पढ़े लिखे, आप लोग मुझे बताइए। कि जब 15 से 24 साल की आयु के बच्चे, 15 से 24 साल की आयु, 15 बच्चों की उम्र होती है, 15 साल, उसके बाद के लड़के किससे यौन संचरित यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का शिकार है, तो आप लोग आगे अपने देश को किधर तक ले जाएंगे? क्योंकि हम खुद ही नहीं आज समझ रहे हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसका नाम लेने में भी हमें दिक्कत होती है। आप लोग HIV जांच करवाने जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं सोचेंगे यार वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, है ना। HbSAg करवाने जाएंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ऐसे आप लोग खुद ही सोचते हैं, क्योंकि आप लोगों की मेंटेलिटी ही खुद वैसी है। बताइए, 15 से 24 वर्ष की आयु, यानी कि आज हमारा इंडिया का यूथ किस जगह पर है, तो आप लोग समझ सकते हैं इंडिया का भविष्य क्या होगा। इसलिए आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास अभी टाइम है, आप कुछ ना कुछ अपने लिए बेहतर कर सकते हैं। कम से कम इतना तो आप पढ़ लीजिए कि आप अपने आने वाली जो पीढ़ी है, अपने वाली नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन है, उसको आप अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकें, अच्छा से अच्छा कुछ बता सकें। और जब आप इतना ही नहीं पढ़े होंगे भैया, है ना, सेक्स का नाम लेने में ही शर्म आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम लेने में भी शर्म आएगी, कंडोम मांगने में शर्म आएगा, तो भैया आप लोग अपने बच्चों को क्या बताओगे, ये बताओ पहले। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल कि हमारा इंडिया का यूथ किधर है। और आज अगर इस यूथ को, 15 से 24 साल के इस यूथ को एक सही डायरेक्शन पे नहीं लगाया गया ना, तो देख लेना भारत की दुर्दशा खराब होने वाली है। इसीलिए कहते हैं कि इसी वर्ष, कहते हैं ना 11 से 12, 10 से 11, ये गांव का बड़ा फेमस डायलॉग होता था कि 3-4 साल, है ना, 10 के बाद 3-4 साल बनने और बिगड़ने की उम्र होती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, बनने और बिगड़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है। बनने और बिगड़ने के लिए, थोड़ा सा 5 मिनट आपसे बात कर लेता हूं। बनने और बिगड़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, और उस चीज को हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या होता है? बॉय टू गर्ल और गर्ल टू बॉय। यही अट्रैक्शन हमको सबको बर्बाद करता है। लड़कों का अट्रैक्शन लड़की की तरफ होता है, लेकिन ये अट्रैक्शन होना भी सही है, मैं नहीं कहता हूं कि अट्रैक्शन ही ना हो, लेकिन भैया जो अट्रैक्शन है, यदि इस अट्रैक्शन के पीछे आपका प्यार है, आपका लव है, तो आप लोग बिल्कुल अट्रैक्शन रखिए। लेकिन अगर इस अट्रैक्शन के पीछे मतलब आपका सेक्स है, ओरल सेक्स है, उससे कुछ फ़ायदा लेना है, तो ये अट्रैक्शन खराब है। और आज जो लड़के लड़कियां होती हैं ना भैया, उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बतवाई यही होती है, मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानती हूँ, मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ, है ना, आपके लिए ये कर दूंगी। लड़का बोलेगा अच्छा अच्छा, लड़का क्या बोलेगा पता है, मैं तुम्हारे सिवा किसी को देखता तक नहीं हूँ। और इधर फ़ोन पे लगा, इधर व्हाट्सएप पे चैटिंग दूसरे से कर रहा है, फेसबुक से तीसरे से बतिया रहा है। आप कब आएंगी, बस, है ना, बात जब होती है ना तो यही हो, अच्छा मिलेंगी कब आप, ये बताइए। समझ रहे हैं? और मैं एक बात कहता हूं कि यदि जिंदगी बनानी है ना, तो इस अट्रैक्शन को लो लेवल पर रखो। अच्छा, गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है, हटाओ इसे, बाद में बात करेंगे। गर्लफ्रेंड से बता दो भैया, जिस दिन पैसे कमा लूंगा उस दिन तुझे खरीद लूंगा, और जिस दिन पैसे नहीं कमाया ना, उस दिन तेरा बाप तुझे ही भगा देगा कि बेटा जा, कि कहाँ से आया है तू, अच्छा मेरी बेटी लेगा, हाँ है ना। और जिस दिन तू पैसे कमा लेगा ना, उस दिन बाप बोलेगा खुशी खुशी आइए ना,
आइए आइए, आप ही आइए। लड़कियां आपको बता दूं ना, अपनी अगर आप लोग इज्जत चाहती हैं तो इज्जत रखती है ना, क्या करिए, जो अट्रैक्शन है ना इसको बिल्कुल कम करिए, ना के बराबर करिए, और अपना फोकस अपने गोल पर रखिए कि जो ये चीज़ें जो हावी हो रही ना इसको अपने आप मल्टी लेवल पर रखिए, छोटे लेवल पर इसको रखिए, और जो मेन फोकस है ना उसको बड़ा रखिए। अगर सोचो, अगर यही अट्रैक्शन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई फंसी होती तो क्या आज उनका नाम हम लोग ले पाते? यही अट्रैक्शन में इंदिरा गांधी हो गए, बहुत ढेर सारी सेलिब्रिटी, बहुत ढेर सारी स्टार फंसी होती तो क्या वहाँ तक जा पाती? बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने गोल पर फोकस किया। तो इसलिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो करिए, उसके बाद भी बहुत ढेर सारे ऑप्शन है, सिंगिंग करिए, डांसिंग करिए, ये करिए, वो करिए, सब कुछ कर सकती हैं आप। ठीक है, आप लोग वीर योद्धाएं हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, जैसा भी है। तो मेन मकसद ये लेक्चर का यही है भैया कि सभी चीज़ों के बारे में समझना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें जितने भी चीज़ों में बताए हों इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। भैया देखिए, बदलाव ऐसे नहीं आता है, क्रांति ऐसे नहीं आती, क्रांति एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन अगर एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा देश बदल जाएगा। अगर आप समझ लीजिए मुझे 5000 लोग देख रहे हैं, तो 5000 लोग अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? अच्छी बातें सिखाएंगे, ज्ञान की बातें बताएंगे, और फिर वो 5000 लड़के क्या बताएंगे? फिर अपने बच्चों को अच्छी बातें बताएंगे। तो इससे क्या होगा? बदलाव कहीं ना कहीं आएगा, आज नहीं तो कल बदलाव आना ही है। अब हम लोगों का एक क्वेश्चन है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का बचाव क्या है ना, कि हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं, इतनी खतरनाक बीमारी है, इससे कैसे बच सकते हैं। तो इसका बचाव यही है कि अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध ना रखें, अनजान व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कंटेंट में ना रहें, सेक्सुअल कांटेक्ट में ना रहें। इसके बाद मैथुन क्रिया के दौरान सेक्स करते समय कॉन्डोम का इस्तेमाल जरूर करें। कॉन्डोम के इस्तेमाल करने से आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए आप लोग, इतना समझ लीजिए बस कि अगर ऐसे कुछ क्रिया एक्टिविटी आप लोग इन्वॉल्व होने जा रहे हैं इस एक्टिविटी में, तो आप लोग क्या करिए? कॉन्डोम का इस्तेमाल ज़रूर करिए। ठीक है, और अगर कॉन्डोम नहीं है तो भैया मत इन्वॉल्व होइए। ठीक है, या तो फिर एक तरीके से और हो सकता है, पहले उसका ब्लड ले जाओ, ब्लड सैंपलिंग जाके जांच करवाओ, इसके बाद आओ, उस समय टाइम बहुत हो जाएगा, है ना। इसके बाद किसी भी प्रकार की यदि शंका है कि भैया अच्छा 5 दिन पहले मैं इससे रिलेशनशिप में था, इसके पास गया भी था, है ना, कुछ हुआ भी है, तो शंका है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि इसकी प्रारंभिक अवस्था में इसको क्योर किया जा सकता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, ठीक है, जो एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, कुछ एसटीडी ऐसी होती हैं जो जीवाणु के कारण से होती हैं। जीवाणु के कारण से होने वाली सबसे पहले इसका नाम होता है सुजाक। क्या होता है? सुजाक, जिसको हम लोग जानते हैं गोनोरिया के नाम से। अब देखिए, सुजाक या गोनोरिया किसके कारण से होता है? गोनोरिया आप लोग याद कर लीजिए, गोनोरिया का एक जीवाणु होता है जिसको हम लोग बोलते हैं निसेरिया गोनोरियाई। क्या बोलते हैं? निसेरिया गोनोरिया, याद रखिएगा। ठीक है, निसेरिया गोनोरिया। सुजाक बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे आप लोग? निसेरिया गोनोरिया। किसके कारण से होता है? सुजाक, निसेरिया गोनोरिया। और इसमें होता क्या है? मूत्र त्यागने में जलन, मूत्र त्यागने में जलन। और आज मैं देखता हूँ अक्सर मेरे पास केसेस आते हैं, है ना, हम लोग हॉस्पिटल में ही रहते हैं, तो वहाँ पे आज अक्सर केस आते हैं यूटीआई के, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के, है ना। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के केसेस बहुत आते हैं इस समय। यही होता है, जलन होता है, पीड़ा होती है, छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट हुआ है जीवाणु से रोग, इसको हम लोग बोलते हैं सिफिलिस। क्या है बेटा? सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस। अब देखिए, सिफिलिस किससे होता है? सिफिलिस होता है ट्रैपोनेमा पैलिडम से। किससे होता है? अगर पूछा जाए सिफिलिस किससे होता है तो आप लोग बताएंगे ट्रैपोनेमा पैलिडम। ठीक है, सिफिलिस किससे होता है? ट्रैपोनेमा पैलिडम से। और सिफिलिस में क्या होता है कि जो जननांग होते हैं वहां पे छाले हो जाते हैं व घाव हो जाते हैं। ठीक है, जनन अंग में छाले हो जाएंगे या फिर घाव हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या होता है? सिफिलिस बोलते हैं उस चीज़ को। ठीक है, और ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए, पहला हो गया जीवाणु से। अब हम लोग देख लेते हैं विषाणु से होने वाली रोग। ठीक है, यौन संचरित रोग है, याद रखिएगा,
यौन संचारित रोग। ठीक है, अच्छा बताइए आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत हैं और आप लोग कितना मेरे से अट्रैक्ट होते हैं, कितना मुझसे बात मतलब वो होते हैं कि भैया कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, बताइए जल्दी बताइए। देखिए जितनी भी मेरी सब बातें हैं ना, आप लोगों के माध्यम से मैं कमेंट के ही जरिए आप लोगों को समझ पाता हूँ कि भाई इतनी मेरी ऑडियंस है और ये ऑडियंस मुझसे ये चाहती है। ठीक है, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता पेपर पास करना, पढ़ने का मतलब ये होता है कि उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, पेपर तो हम ऐसे ही पास कर देंगे भैया, आप लोग पढ़ते रहिए, पेपर तो हम यूँ निकालेंगे, यूँ कैसे, इससे नहीं बचा, इससे यूँ निकालेंगे पेपर। ठीक है, यूँ निकालेंगे और नीट वगैरह का ना यूँ क्रैक करवाएंगे। अभी रुको तो, 1-2 साल रुको, बहुत बड़ी क्रांति लाएंगे। ठीक है, अब देखिए विषाणु से होने वाले रोग में सबसे पहला हम लोग जानते हैं एड्स। क्या होता है? एड्स। याद रखिए पूरी जिंदगी काम आने वाला है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। ठीक है, अब आप लोगों से पूछा जाएगा जो एड्स बीमारी का कारक क्या है, किसके कारण से होता है, तो एड्स होता है HIV के कारण से और इसका होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण से ये होता है एड्स और इसको हम लिख सकते हैं डिफिशियंसी भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो वायरस जनित रोग है, जो वायरस से होता है, ठीक है, वो हो गया एड्स। अगर आपसे पूछा जाए कि HIV हम लोग बोलते हैं HIV रोग हो गया, HIV भैया रोग नहीं है, रोग एड्स है और HIV वायरस है। ठीक है, लेकिन हम लोग भैया बोल देते हैं कि HIV रोग हो गया। तो अब तो आप पढ़ लिए हैं, जब आप अब अभी पढ़ लिए हैं तो आज से अब आप लोग क्या बोलेंगे? एड्स बोलेंगे। ठीक है, HIV नहीं बोलेंगे। HIV तो वायरस है, लेकिन रोग क्या है? मेन रोग है एड्स। ठीक है, तो एड्स क्या करता है? HIV वायरस क्या करता है? HIV वायरस जब आप लोग नीट में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पूरा डायग्राम सहित समझाया जाएगा कि कौन सी सेल पर अटैक करता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, HIV वायरस क्या करता है? सहायक टी कोशिका, सहायक टी कोशिका, टी लिम्फोसाइट सेल है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं टी सेल्स, है ना। टी सेल्स को क्या करता है? किल कर देता है या मार देता है HIV वायरस। ठीक है, ये होता है ऐसा चिपकू वाला, है ना। HIV वायरस टी सेल्स को किल कर देता है। टी सेल्स क्या होती हैं कि जो हमारे बॉडी में बताती हैं, जो हमारे बॉडी में बता देती हैं भैया ये वायरस है, ये है, ये हमारे बॉडी का काम है ना, ये होती हैं। ठीक है, तो क्या करता है टी सेल्स? टी सेल्स का काम क्या होता है? रोगाणुओं को पहचानना। टी सेल्स का काम होता है रोगाणुओं को पहचानना, लिख लीजिएगा। टी सेल्स का काम होता है रोगाणुओं को पहचानना। इसके बाद क्या होना? इसके बाद होना सूचना देना। अब टी सेल्स रोगाणुओं को पहचानेगी तो सूचना किसको देगी? सूचना देगी वो बी सेल्स को, बी सेल्स को। अब बी सेल्स क्या करती हैं? बी सेल्स क्या करती हैं? सूचना द्वारा रोगाणु को मारना। अब देखिएगा एड्स का वायरस HIV इतना हरामी होता है साला कि टी सेल पर सीधे अटैक करता है, जो हमको बता रही है कि अच्छा ये रोग है, ये है, ये उसी पर अटैक कर देगा। उसी का मुंह ऐसे बंद, और जब उसका मुंह ऐसा बंद कर देगा तो भैया बता नहीं पाएगी। अब सैनिक को जब तक तुम नहीं बताओगे ये हमारा दुश्मन है, सैनिक कैसे मारेगा? उसको नहीं मारेगा। सैनिक बोलेगा अच्छा तुम्हारा दोस्त हो, आ जाओ भैया गले मिल लो। अगर तुमने बता दिया अरे दोस्त नहीं तुम्हारे दुश्मन है, इसको मार दो, सैनिक इसको मारो, सैनिक क्या करेगी? धड़ धड़ करके उड़ा देगी। अच्छा भैया बताने वाले का इसे मुहाने बंद है, मुहाने बंद कर दिया, बताने वाले को ही मार दिया, सैनिक क्या करेगा? आ जाओ भैया, आ जाओ भैया गले मिल लो, तुम भी मिल लो, वो भी मिल लो, सब लोग आके गले मिल लो इससे। और जब ये गले मिलेगा ना तो HIV का वायरस अंदर इसी को हो जाएगा और बाद में ये बी सेल को भी मारना शुरू कर देगा। HIV का वायरस बी सेल पर भी क्या करेगा? अटैक करेगा और बी सेल को भी मारना शुरू करेगा। समझ रहे? यही सी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो देखिए HIV में क्या होता है समझिएगा। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस में क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त होने लगता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखिएगा प्रतिरक्षा। ये जब चीजें लिख रहा हूँ ना भैया, इनको लिखिए अपने मन से सजा के। प्रतिरक्षा
तंत्र समाप्त होने लगता है। ठीक है, अब जब इसका प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त होने लगेगा HIV का, जीवाणु जनित रोगों का, तो क्या होगा आपका, जब प्रतिरक्षा तंत्र यहाँ पे समाप्त होगा तो क्या होगा, हमको जुकाम होगी, बुखार आएगा, खांसी होगी, छोटी छोटी बीमारियों से हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे। हमारे अंदर जो लड़ने की क्षमता नहीं है तो छोटी छोटी बीमारियों से हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे, और जब बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे तो भैया यही छोटी छोटी बीमारियों से मर जाएंगे। HIV कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। HIV जो बीमारी मार देती है, HIV से कोई मरता नहीं है, वो तो जुकाम से, खांसी से ऐसे लोग मर जाते हैं क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए इससे लोग छोटे छोटे लक्षण से मर जाते हैं। अब देखिए इसका एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए पहले, ऊपर वाला जीवाणु, सुजाग, निसेरिया, गोनोरियाई। ठीक है, लिख लिया आप लोग इतना। HIV को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और HIV का पूछ लिया जाता है, ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट है। अब HIV जो है एड्स के लिए जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं एलिसा टेस्ट। क्या होता है, एलिसा टेस्ट। एलिसा को हम लोग बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ठीक है, याद करिएगा, एड्स को चेक करने के लिए, एड्स की जांच के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट को बोलते हैं एलिसा टेस्ट। याद रखिएगा बेटे, जिंदगी भर काम आने वाला है। ठीक है, एलिसा टेस्ट। जब आप लोग HIV का टेस्ट करवाने जाएंगे ना कभी, तो वहाँ पे क्या होगा, एलिसा टेस्ट होगा। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बढ़िए, तुरंत याद करिए मेरे साथ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बोलिए ना, शर्म आ रही है? मैं भी थक चुका हूँ भैया, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तुम ही बस नहीं थके हो, तुम ही थक चुके हो। मीन्स दूँ क्या तुमको आके भैया, आगे तुम पैर दबा दे, पढ़ो चुपचाप नहीं पढ़ना, पढ़ना है यार, रुक जाओ ठीक है, देखो एड्स का फुल फॉर्म होता है एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, है ना। हो गया भैया। और देखिए, और एक दूसरा टेस्ट होता है ना, उस दूसरे टेस्ट का नाम बता दें हम आपको। उस दूसरे टेस्ट का नाम होता है बेटा वेस्टर्न ब्रॉट टेस्ट। अगर एलिसा टेस्ट में कुछ कमी आई तो आप लोग चेक करवा सकते हैं वेस्टर्न ब्रॉट टेस्ट। ठीक है, वेस्टर्न ब्रॉट टेस्ट करते हैं जब एलिसा टेस्ट के बाद। अब देखिए, अब सेकंड रोग आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सब लोग आप लोग लिख लीजिएगा। जल्दी लिखिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ना नोट्स देखूंगा, जितने लोग नोट्स बना रहे हैं ना उतने लोग अपनी प्रेजेंटी लगाइए भैया, है ना। कुछ हमारे इस बार के बेस्ट स्टूडेंट हैं। बेस्ट स्टूडेंट में पहली आती हैं हमारी ये काजल कश्यप ऐसे कुछ करके, उसके बाद पाल अंशुमान करके, और एक आयुष्मान राय करके, ऐसे बहुत ढेर सारे बेस्ट स्टूडेंट जो हमको मतलब लगातार हमारे टच में ही रहते हैं, इंस्टाग्राम में भी और अदर चैनल पर भी। ठीक है, कमेंट वगैरह करते रहते हैं भैया। जो हमसे कमेंट करेगा, जो हमसे आपस में जुड़ेगा, उसी को हम लोग जानेंगे। बाकी सब्सक्राइबर्स तो हमको दिखते नहीं कि इतने नाम है, ये नाम के हैं सब। जो हमसे जुड़ेगा, ज़्यादा बात करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, तभी तो हम लोग जानेंगे आप लोगों को। ठीक है, आप लोग क्या करना है, आपस में बातें करनी है हमसे। ठीक है, जितना भी बातें हो सकती हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, 4 कमेंट 5 कमेंट। ठीक है, लिमिटेड कमेंट है 10 से ऊपर नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन 10 के नीचे खूब ढेर सारा कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है तुरंत करिए, तुरंत। याद मत करिए अरे मैं तो 2 कमेंट कर चुका हूँ, नहीं, करते रहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है वायरस से होने वाली बीमारी, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, अब हेपेटाइटिस बी का कारक क्या होता है, यानी कि जो हेपेटाइटिस बी होती है वो किसके कारण से होती है, तो हेपेटाइटिस बी HPV वायरस के कारण से होती है। HBV, इसको हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण से होती है, और इसमें क्या होता है, पेट में दर्द होता है, लीवर सिरोसिस होता है। ठीक है, ये हेपेटाइटिस जो वायरस रोग है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है
लीवर से, ठीक है, समझ गए। हेपेटाइटिस बी लीवर से संबंधित रोग है। लेकिन हेपेटाइटिस जो बी है ना, ये रोग क्या है, कारक, वो मतलब कि रोग क्या है, क्यूरेबल है। क्या है, क्यूरेबल है, ठीक है। इसको, इसकी अवस्था को पहचान कर, अवस्था को पहचान कर रोका जा सकता है ना। इसका जो संक्रमण है इसको फैलने से रोका जा सकता है, ठीक है, ऐसे हेपेटाइटिस बी का। और हेपेटाइटिस बी के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप लोग हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवाने जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे HBsAg, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। HBsAg इसका टेस्ट का नाम है और 200-300 रुपये लगते होंगे, 400 रुपये हेपेटाइटिस बी का चेक करवाने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक आता है HPV, ठीक है। HPV मैंने आपको अभी बताया था ना, उसको बोलते हैं हम लोग जेनाइटल हर्पीज, नहीं जेनाइटल वार्ड, जेनाइटल वार्ड, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है। ये सब किससे हैं, वायरस से संबंधित रोग हैं, ठीक है, याद रखिएगा। HPV हो गया जेनाइटल वार्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं HPV, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। HPV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। जेनाइटल वार्ड, जेनाइटल वार्ड में क्या होता है कि जो शिश्न होता है, अगला भाग जो शिश्न होगा या फिर लेबिया, शिश्न बता देता हूँ, शिश्न क्या होता है, पुरुष का भाग, और जो लेबिया होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, ये सब कहाँ पे होता है, ये सब फीमेल के बाह्य जननांग है, बाहर जो दिखते हैं हमको वही जननांग है, ठीक है। शिश्न हो गया, लेबिया हो गया, इसके बाद योनि हो गया, गर्भाशय हो गया, योनि और गर्भाशय में, योनि गर्भाशय में क्या होते हैं, मस्से पड़ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है HPV जेनाइटल वार्ड में कि भैया शिश्न, लेबिया, गर्भाशय, इसमें क्या होते हैं, मस्से पड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आगे चलें ना, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए चौथा नंबर आप लोग देख लीजिए, जेनाइटल हर्पीज, यहाँ पे लिखे देता हूँ मैं इसको, जेनाइटल हर्पीज, ठीक है। अब देखिए जेनाइटल हर्पीज किसके कारण से होता है, याद रखिएगा, ये होता है टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से। किससे होता है, याद रखिएगा, टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। जेनाइटल हर्पीज किसके कारण होता है, जेनाइटल हर्पीज होता है टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के कारण से होता है जेनाइटल हर्पीज। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जननांगों में छाले पड़ जाना, ठीक है, याद रखिएगा, जननांगों में छाले पड़ जाना। देखिए कंटिन्यूअस ये लेक्चर है 1 घंटे 1 मिनट का अरे सॉरी 1 घंटे से ऊपर, 1 मिनट कहाँ, 1 घंटे से ऊपर, ठीक है। कंटिन्यू, देखो बोल रहा हूँ ना, गला दर्द करने लगा। और इस समय स्टूडियो में कोई नहीं है ना, तो पानी भी मैं नहीं लाया आज एक्चुअली क्या था कि मुझे लगा वहाँ का पानी पी लूँगा, लेकिन यहाँ का पानी मुझे थोड़ा सा कम सफिशिएंट लगता है ना, थोड़ा सा ऑड लगता है, नहीं अच्छा लगता मुझे यहाँ का पानी भी नहीं लगा, गला भी दर्द करने लगा। यार बोलने का भी बहुत पड़ता है, तुम लोगों को समझाने के लिए ना बिल्कुल से वो बनना पड़ता है, क्या पागल जिसे कहते हैं ना, वो बनना पड़ता है, तभी तुम लोग समझते हो और ऐसे नहीं समझते कि भैया ऐसे समझ जाओ, है ना, अच्छे बच्चों की तरह, कभी नहीं, ठीक है। तो मिटा दो इसको मैं, है ना, चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं भैया। आज वैसे आप लोग पता है, आप लोग आज बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप लोग समझिए इतना लॉन्ग लेक्चर आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये पता है क्या है, जिस बच्चे ने यहाँ तक आ चुके हैं, इस लेक्चर तक आ चुके हैं ना, इतना समझ लीजिए एक बात कि आप लोग बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब कि मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा जुझारू प्रकृति के हैं। आप लोग आगे ना अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करेंगे बेटा, ठीक है, मैं कहता हूँ। अब समझ लो, आपको बायो अमन आपसे खुद कह रहा है कि जिस बच्चे ने लेक्चर यहाँ तक देख लिया है ना, ज़िंदगी में बहुत कुछ करेगा। और नीचे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन कौन अभी तक का लेक्चर देख चुके हैं। पहले आप लोग मेरा नाम लिखिए, बायो अमन सर, बायो अमन भैया, इसके बाद आप लोग लिखिए, आप लोग अपने विशेष के बारे में बताइए, मैं आपको यहाँ तक लेक्चर देख चुकी हूँ, ये कर चुकी हूँ, वो कर चुकी हूँ, जितना भी हो सकता है ना आप लोग लिखिए कमेंट में, हम पढ़ेंगे उसका, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है ना उसको बताएंगे। अब हम लोगों का लास्ट टॉपिक बचा है, बस थोड़ा सा और सब्र करिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग तो पढ़ने वाले हैं यार, पूरा दिन पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा बधियाकरण, ठीक है, नहीं बधियाकरण नहीं, इनफर्टिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं बाध्यता, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं,
चलिए बच्चों आगे यहाँ पे अब हम लोग देखिए पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी यानी कि बाध्यता के बारे में, बंध्यता के बारे में। बंध्यता का क्या मतलब होता है? आप लोग बंध्यता का मतलब जानते होंगे, इनफर्टिलिटी या इम्पोर्टेंस का मतलब यदि आप लोग जानते हो तो देखिए मैं आपको बता दूं, एक होता है बाध्यता और दूसरा होता है इम्पोर्टेंस। इनफर्टिलिटी होता है और दूसरा होता है इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो देखिए इम्पोर्टेंस का मतलब होता है नपुंसकता, नपुंसकता, ठीक है। अब देखिए बाध्यता का मतलब क्या होता है, नपुंसकता का मतलब क्या होता है, समझ लीजिएगा, ठीक है। इनफर्टिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसको यहीं पर समझ लीजिएगा, ठीक है। बाद का मैटर नहीं करता है कि बाद में क्या होगा, ठीक है, समझिएगा। देखिए बाध्यता का मतलब क्या होता है, बच्चे ना पैदा कर पाना, ठीक है, क्या होना, बच्चे ना पैदा कर पाना। अब बच्चे कैसे नहीं पैदा होंगे, यानी कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, स्पर्म और ओवम आपस में मिलता है, लेकिन किसी भी कारण से, देख लो, लेकिन किसी भी कारण से बच्चे नहीं पैदा होते हैं। तो जब बच्चे नहीं पैदा होंगे तो हम उस चीज़ को बोलेंगे ये बाध्य है, या इसको हम बोलेंगे इनफर्टाइल है, या इनफर्टिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंस, नपुंसकता का मतलब क्या होता है, बोलते थे ना तुम नपुंसक हो, बोलते हैं ना तुम नपुंसक हो। नपुंसक का मतलब होता है नॉट एबल टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या होता है, नॉट एबल टू, याद रखिएगा, नॉट एबल टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। मतलब कि जो मैथुन की क्रिया ना कर पाना, इसमें क्या हम लोग लिखेंगे कि मैथुन ना कर पाना, समझ रहे हैं ना। इनफर्टिलिटी क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए इनफर्टिलिटी का मतलब बाध्यता, जो बच्चे नहीं पैदा होते। आप लोग देखे होंगे इंडिया में कुछ ऐसे कपल्स हैं, कुछ ऐसे क्या बहुत ढेर सारे कपल्स हैं जिनमें आज मेनली एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम है, आवाज़ क्लियर है ना, हेलो, मेरे सॉरी, हेलो, क्या हुआ, बस एक सेकेंड, मुझे तो लग रहा है क्लियर जा रही है, चेक करो एक बार, क्लियर है बाबा। अरे वो दूसरा कुछ तुम देख रहे हो यार, चलो हटो, क्लास के बीच में वो ना किया करो, अच्छा ठीक है। देखो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बाध्यता, मतलब कि बच्चे ना पैदा कर सकना। अब इंडिया में बहुत ढेर सारे ऐसे कपल्स हैं जो शादी के 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, लेकिन उनमें बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, है ना। सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल इंटरकोर्स सब कुछ हो रहा है, लेकिन बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम इनफर्टिलिटी। और इंपॉर्टेंस का मतलब, इंपॉर्टेंस मतलब नपुंसक, नपुंसक का मतलब कि भैया वो सेक्स नहीं कर पाता है, मैथुन की क्रिया ही वो नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम इंपॉर्टेंस, इसको बोलेंगे नॉट एबल टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। आगे चले, आगे देखिए इंपॉर्टेंस आप लिख लीजिए, इनफर्टिलिटी और इंपॉर्टेंस को, इंपॉर्टेंस में मिटा रहा हूँ क्योंकि हम मेनली यहाँ पे इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इनफर्टिलिटी में जो इनफर्टिलिटी, अब भैया जब हम जान गए कि बाध्यता, बच्चे ना पैदा कर पाना, जब बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे तो विज्ञान ने इसके लिए एक तकनीक ढूंढी। तकनीक क्या ढूंढी, जिससे बच्चे पैदा हो सकेंगे। अब बच्चे पैदा होने की तकनीक को बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। कौन सी तकनीक है बेटा, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, ठीक है। सहायक जनन प्रौद्योगिकियां का आप सहारा लीजिए, जिसके कारण से आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या ART, ठीक है। क्या बोलेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। कुछ यार वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा है ना वो होता है, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर जिस कपल्स के बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं उनके लिए विज्ञान ने एक तकनीक ढूंढी जिसको बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, एसोसिएटेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके कारण से इसकी हेल्प लेने से आप बच्चे पैदा कर सकेंगे, ठीक है। अब इसी के अंदर, अब भैया बोलेंगे ये क्या है, तो इसके अंदर होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके अंदर एक प्रोग्राम है, मतलब ये एक टेक्नोलॉजी इसके अंदर काम करती है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है,
टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। किसके जरिए? टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए। अब आप टेस्ट ट्यूब बेबी में लिखिएगा, चलिए लिखिए, ये आपका काम है, ठीक है। इतना आप लोग लिखिए कि स्त्री के अंडाशय से अंडाणु निकाला जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी परख नली शिशु में क्या किया जाता है कि सपोज दैट, देखिए समझिएगा, ये एक स्त्री है, ठीक है। इनका जो अंडाशय है क्या है? स्त्री के अंडाशय से क्या किया जाता है? अंडाणु को निकाल लिया गया। स्त्री से अंडाशय से ये देखिए अंडाणु निकल गया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है इस मतलब कि उसमें कि स्त्री के अंडाशय से अंडाणु को निकाला जाता है और पुरुष के वृषण से शुक्राणु को निकाला जाता है। और पुरुष के, है ना, ये फीमेल है और ये मेल है, और पुरुष के वृषण से क्या निकाला जाता है? शुक्राणु निकाला जाता है। फिर इस अंडाणु और शुक्राणु को कहाँ पे मिलाया जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी में, यानी कि ये लैब है, ठीक है। तो लिखिए टेस्ट ट्यूब बेबी डालिए, उसके नीचे लिखिए कि परख नली शिशु में, ठीक है, इसको बोलते हैं परख नली शिशु, इसमें पुरुष लिखा गलत है ये, ठीक है। स्त्री के अंडाशय से अंडाणु को निकाला जाता है और पुरुष के वृषण से शुक्राणु को निकाला जाता है और फिर इसको प्रयोगशाला में मिलाया जाता है। और जब ये प्रयोगशाला में जब ये आपस में मिल जाएगा तो देखिए ये कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है, 2 सेल हैं, बन जाएगी। फिर इसे प्रयोगशाला में मिलाया जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है? जिससे जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। उसको मतलब ऐसा टेम्परेचर दिया जाता है, जैसे पेट में उसको टेम्परेचर मिलता है ना, वैसा ही है ना पर्यावरण उसको यहाँ भी दिया जाता है, वातावरण, ठीक है। फिर जिससे जाइगोट बनता है, जिसको फैलोपियन नलिका या गर्भाशय में डाल दिया जाता है और फिर इसी जाइगोट को एक टेस्ट ट्यूब बेबी की टेस्ट ट्यूब की मदद से कहाँ पे डाल दिया जाता है? गर्भाशय में, ठीक है। यहाँ से तो अंडाणु निकाल लिया गया सिरिंज के माध्यम से, शुक्राणु को भी ले लिया गया, फिर इस बच्चे को कहाँ पे डालेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से इसको गर्भाशय में या फैलोपियन नलिका में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है, फैलोपियन नलिका में डाल दिया जाता है। इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, ठीक है। तो इतना लिख लिए। फिर लिखेंगे जिसको फैलोपियन नलिका या गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जो आगे चल के बच्चे का निर्माण करता है और इस प्रकार से जन्मे हुए बच्चे को हम लोग बोलते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस टेस्ट ट्यूब बेबी में जो टेक्नोलॉजी काम करती है उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी। आईवीएफ का क्या मतलब होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आईवीएफ टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि टेस्ट ट्यूब बेबी किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ टेक्नोलॉजी पर काम करती है। आईवीएफ में होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, होता है मतलब कि इसको लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है, इसको, ठीक है, फर्टिलाइज कराया जाए। इसके बाद क्या किया जाता है? इसके बाद किया जाता है ईटी। ईटी का मतलब होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी में निकालेंगे शुक्राणु अंडाणु, लैब में वो कराएंगे, इसके बाद उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे या फिर ईटी करेंगे। समझ गए? बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। इसको मिटा दूं तो इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे चलते, ठीक है। बस तो यही लास्ट टॉपिक है, ठीक है। वो मत होइएगा, बोर मत होइएगा, अब तो बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला है। और ख़त्म नहीं, ये पूरा चैप्टर ही भैया ख़त्म होने वाला है, समझ रहे हो? पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है, पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा भैया एक आईवीएफ टेक्नोलॉजी होती है किसमें? टेस्ट ट्यूब बेबी में। किसमें? टेस्ट ट्यूब बेबी में। आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बाद हम क्या करते हैं? ईटी करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। लिख दो इसको, मैं रेड पेन से लिखता हूं, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ईटी मतलब एम्ब्रियो
ट्रांसफर या ट्रांसप्लांट। ठीक है, चलें आगे, चलें बेटा। तो देखो IVF मतलब ये लैब में जो शुक्राणु अंडाणु आपस में मिले हैं, 2 सेल हैं। ठीक है, तो इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या करेंगे, 2 सेल ये हैं, फिर ये डिवाइड होंगी, कितनी सेल होगी, 4 सेल होंगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप, डिवाइड होगी कितनी सेल होंगी, 4 सेल होंगी, फिर कितनी सेल होगी, 8 सेल होगी, फिर कितनी सेल होगी, ये 4 है, 1 2 3 4 है ना, फिर ये 8 होगी, 8 के बाद कितनी होगी, 8 के बाद 16 होगी, 16 के बाद कितनी होगी, 16 के बाद 32 होगी, है ना, 32 के बाद कितनी होगी, 64 होगी, है ना। तो ये सेल बढ़ते जाते हैं। अब मैटर ये करता है कि भैया इसको हम एम्ब्रियो को, इस जो एम्ब्रियो बन रहा है, जो जाइगोट बन रहा है, इसको फैलोपियन नलिका में डालेंगे या फिर गर्भाशय में डालेंगे, यूट्रस में डालेंगे। तो यहाँ पे मेन मैटर यही करता है कि भैया जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को गर्भाशय नलिका में डालेंगे या फिर यूट्रस में डालेंगे। तो देखिए, एक होता है जिफ्ट। जिफ्ट का प्रयोग कब किया जाता है, जब ये 8 स्टेज में होता है। जब ये 8 स्टेज में होता है तब इसमें एक हेडिंग आती है जिसको हम लोग बोलते हैं जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब होता है इसमें जिफ्ट किया जाता है। जब देखेंगे कि जब शुक्राणु और अंडाणु 8 सेल बना लिया है तो उसको जिफ्ट कर देंगे। जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जब जिफ्ट करते हैं उसको 8वें स्टेज में ही उसको जिफ्ट किया जाता है और हम लोग उसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अब देखिए, अब जब 8 के बाद जब 32 स्टेज पे आएगा, 32वें स्टेज पे होगा तो क्या लिखेंगे, तो देखिए जब 32 स्टेज पे आएगा ना, ये परख नली में ही अंदर जा रहा है। 8 स्टेज पे आया तो इसको परख नली में लगा के कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, कहाँ पे डालेंगे बेटा, फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। एक सेकेंड रुकिए, इंक खत्म हो गई फिर इसकी। आज तो इंक की भारी रिक्वायरमेंट थी आप लोगों की क्लास में, है ना, क्योंकि आज पता है क्या है, बहुत ज़्यादा लिखने का भी था और समझाने वाला बहुत था, है ना। इंक की रिक्वायरमेंट थी और बोलने की बहुत ज़्यादा। यार पता है क्लास लेने में यार, है ना, बहुत ज़्यादा वो होता है। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है सर, इसीलिए ये अगला वीडियो, सारे वीडियोस जो है ना पर्टिकुलर बनते जा रहे हैं। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स ना है ना तो भैया बंद कर दें। ठीक है, क्योंकि ये सब ठीक है। तो देखिए, जब 8 स्टेज रहेंगे तो इसको टेस्ट ट्यूब में लेकर के भैया योनि के माध्यम से कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, सिरिंज के माध्यम से यहाँ पे इसको रख देंगे। ठीक है, जब ये 8 सेल का रहेगा तो उसको बोलेंगे हम जिफ्ट, कि हमने इस एम्ब्रियो को क्या किया, जिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर 32 स्टेज पे है तो हम लोग उसको बोलेंगे गिफ्ट। नहीं, जब 16 से 32 के बीच का स्टेज रहेगा, क्या रहेगा, 16 से 32। 16 8 था, 8 से बदल के भैया 16 पहुंच गया। अब अगर 16 से 32 के अगर बीच का जो स्टेज रहेगा उसको बोलेंगे हम IUT। इस 16 से 32 के बीच के स्थान को बोलेंगे IUT, है ना। ठीक है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब जब 8 से भैया बढ़ गया, 32 पहुंच गया, 16 पहुंच गया, 16 के बीच में 32 आ गया, तो 16 से 32 के बीच को बोलेंगे IUT। इसको बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, सब 16 से 32 स्टेज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, अब देखिए, अब एक आता है गिफ्ट। ठीक है, जिफ्ट याद रखिए, IUT याद रखिए। अब तीसरा नंबर आता है गिफ्ट। हम बेटा तुमका एक गिफ्ट देंगे, क्या देंगे बेटा, गिफ्ट देंगे, बड़ा गिफ्ट देंगे बेटा। गिफ्ट क्या होता है, गैमीट, याद रखिएगा, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर क्या होता है बेटा, कि इसमें या तो नर गैमीट या तो मादा गैमीट को पहुंचाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ऐसी स्त्रियां जिनका अंडाणु फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचता है उनका अंडाणु फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाया जाता है। अब कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो देखिएगा, अंडाणु यहाँ पे बन गया लेकिन अंडाणु यहीं पे रखा रह गया। अब ये जो फिम्बरी है ना, इसके काम नहीं कर रही सही से, झालर वगैरह नहीं काम कर रही हैं,
तो ये अंडाणु यहीं पर रखा रहता है, यहीं पर रप्चर होकर यहीं पर खराब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, जो शुक्राणु होता है यहाँ तक तो आता नहीं कि यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आने में वो मर जाएगा भैया, तो यहीं पे मिलेगा बीच में। ठीक है, तो गिफ्ट टेक्नोलॉजी में किया जाता है कि इस अंडाणु को यहाँ तक लाया जाता है। अब इस स्थान को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु मिलता है उसको बोलते हैं एम्पुलरी, याद रखिएगा, इस्थमस जंक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन मतलब कि अरे है ना, गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसको यहाँ पे लाया जाता है, फिर इस पर में यहाँ से चचा लोग आते हैं, मिल जाते हैं और फर्टिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, समझ आया ना, गिफ्ट क्या है, आईयूटी क्या है, जिफ्ट क्या है, इतना समझ आया, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए, अब ये है कि जैसे कोई स्त्री है, उसका पूरा ये गर्भाशय जो है ना, वो जो गर्भाशय है वही खराब है, गर्भाशय ही खराब है, सही से वर्क नहीं कर रहा है, उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, इन्वायरमेंट में बच्चे पैदा होने के लिए, तो क्या होगा, तो क्या होता है कि उसमें सैरोगेट मदर का सहारा लिया जाता है। क्या लिया जाता है, सैरोगेट मदर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब सैरोगेट मदर क्या होती हैं, ये पुरुष है और ये महिला है। अब देखिएगा, इस पुरुष के शुक्राणु को निकाला गया, इस महिला के अंडाणु को निकाला गया। अब क्या किया जाएगा, इनको आपस में लैब में मिलाया गया, मिल गया। ठीक है, अब क्या किया गया, इस महिला का जो गर्भाशय था वो अच्छा नहीं था, या ये महिला अपने पेट में बच्चा नहीं रखना चाहती थी, तो क्या किया गया, सैरोगेट मदर का सहारा लिया गया। अब क्या आएगी, अब आएगी सैरोगेट मदर, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक दूसरी महिला इंटर करती है जिसका गर्भाशय भैया अच्छा है, ये देखिए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये जो इन दोनों का जो बच्चा है, एग्रीमेंट साइन होगा इनके साथ, फिर इन दोनों का बच्चा इनके गर्भाशय में डाल दिया जाएगा। फिर 9 महीने बाद जब वो बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा इनको हैंडओवर करवा दिया जाएगा, और इसको हैंडओवर करवा के भैया एग्रीमेंट का पैसा ले लेंगे, वो बच्चा इनका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं सैरोगेट मदर, कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है इससे सैरोगेट मदर का सहारा लिया गया है। तो बताइए सैरोगेट मदर समझ आया ना, कि सैरोगेट मदर क्या होती हैं, बताइए, यहाँ तक समझ में आया। कि जैसे जो बड़े बड़े सुपरस्टार होते हैं, है ना, वहाँ पे फिल्म वगैरह शूटिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अब अपने बच्चे खुद पैदा करेंगे तो क्या होगा, पेट फैल जाएगा, है ना, इधर उधर लटकेगा, ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे फिल्म की शूटिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या करते हैं, भैया ओवम निकला दो, स्पर्म निकला दो, किसी और महिला को दे दो, उसको रुपए दे दो, पैसा दे दो, फिर वो बच्चे पैदा करके हमको दे देगी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, सैरोगेट मदर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज आपका जहाँ तक है पूरा आपका ये सब समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने आज क्या पढ़ा, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा बेहतर तरीके से बताया हूँ। तो आप लोग नीचे अभी का कमेंट करिए कि ये वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो आप लोगों को समझ आया है कि नहीं आया। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका अगला पार्ट, अगला वीडियो इसी चैनल पर आए, तो आप लोग ढेर सारा प्यार करिए, ढेर सारा इस वीडियो को प्यार दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा यार। ठीक है, ताकि उनको भी पता चले। ठीक है, और उनको भी पता चलेगा, पढ़ेंगे यार, थोड़ा सा मेरा भी कुछ फायदा होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग अगर इस वीडियो में ढेर सारा कमेंट करेंगे, अगले वीडियो की डिमांड करेंगे, तो अगला वीडियो आएगा, नहीं तो फिर हम कुछ दूसरा करने लगेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। और किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए बायो अमन की पूरी टीम आपके साथ है। आप हमारे दूसरे चैनल बायो अमन मोटिवेशन पर जा सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।